इस दुनिया में अमीर बनने की चाह किसको नहीं है? सभी को है। और ये भी सत्य बात है कि पैसा तुम्हारी 99.999% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। ओके और अगर सॉल्व नहीं करता है तो उनमें हेल्प तो कर ही देता है। और अगर तुम्हारा सपना अमीर बनने का है तो इस वीडियो का टाइटल और इस वीडियो की शुरुआत देखे तुम्हारे धागे फेल हो रखे हैं। लेकिन देखो, जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हूं, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं और मैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने पे बिलीव ज्यादा करता हूं बजाय कि प्रॉब्लम्स को लेकर रोने के। और सॉल्यूशन और उसका एग्जीक्यूशन डिस्कस करने से पहले हमारे को प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। एंड मैं इस वीडियो को जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, बट प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि ये वीडियो को पूरा देख लो, बिकॉज नहीं देखोगे फिर तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, फिर तुम कमेंट में कुछ ना कुछ लिख कर जाओगे जो कि ना मेरे को पसंद आएगा ना तुम्हारे को पसंद आएगा, दोनों का दिन बेकार जाएगा। प्लीज ऐसा मत करना। तो अगर पसंद आए और लाइफ में वैल्यू मिले तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो कोई टेंशन नहीं है, मैं टाइम पास करने के लिए आया हूं। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में मॉडरेटली रिच बनना, बहुत ज्यादा रिच नहीं, मॉडरेटली रिच बनना, यानी कि अपर मिडिल क्लास से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, हम शायद आखिरी जनरेशन है जो 2010-20 में पैदा हुई है जिसको मॉडरेटली रिच बनने का मौका तक भी मिल रहा है। इसके बाद वाली जनरेशन को मौका भी नहीं मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन व्हाई। देखो, पूरी दुनिया के आज की डेट में जितने भी प्रोफेशन है, चाहे तुम किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, वो और ज्यादा स्पेशलाइज होते जा रहे हैं। यानी कि उन प्रोफेशन में काम कर पाने वाले और उन प्रोफेशन में काम करके एक्सेल करने वाले, तो काम कर पाने वाले तो कम होते ही जा रहे हैं और उनको एक्सेल करने वाले और भी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान कम होते जा रहे हैं, बट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वो कम होती जा रही है। पॉपुलेशन दुनिया की अभी भी बढ़ रही है, लेकिन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो कि उन फील्ड्स में एक्सेल कर सकें, उन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में और ज्यादा अपने आप को स्पेशलाइज कर सकें, वो इंसान की परसेंटेज बहुत बहुत कम होती जा रही है। एंड बाय द वे, बिफोर वी मूव ऑन, स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दिस स्पेशलाइजेशन इज एग्जैक्टली द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइवन होती है आज से नहीं, समय की शुरुआत से। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कौन ही हूं, हियर्स वॉरेन बफेट इसी चीज को बहुत साल पहले एक रिपोर्टर को एक्सप्लेन करते हुए। Go back 200 years and we're all working on, 80% of us are working on farms. The person that's the best at that, working on that farm, whatever it may be, is worth maybe twice the ones that's the worst. You know, I mean, that's the difference between super talent and no talent in the farm economy, picking cotton or whatever it may be. Now, if you're the best middleweight fighter in the world, you may get $20 or $30 million, and if you are just a good citizen, raise nice kids, help in the neighborhood and everything else, but you don't have market-related skills, you'd be good on that farm still. And you would be earning something comparable to most of the people around you. But you don't have something now that as it gets more and more specialized, and it's going to continue to get more specialized. अभी जो बफेट अंकल ने एग्जांपल दिया ना, ये बहुत सारे एग्जांपल्स में सिर्फ एक एग्जांपल है। और ये स्पेशलाइजेशन वाली चीज हर एक प्रोफेशन की कड़वी सच्चाई है कि धीरे धीरे हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन किसी ना किसी इंसान की बढ़ती जाएगी, वो इंसान और ज्यादा अच्छा करता जाएगा, और जो इंसान उस फील्ड में उसी लेवल पे स्पेशलाइज नहीं कर पाते, उस कंपनी के जो उस प्रोफेशन को प्रोवाइड कर रही है मैट्रिक्स, उस इंसान से आगे निकल जाएंगे, एंड दैट इंसान विल बी लेफ्ट जॉबलेस। नाउ यूजुअली ये जो स्पेशलाइजेशन की स्पीड होती है ये जनरेशनल होती है, ओके जिसकी वजह से एक जनरेशन को इतना ज्यादा स्पेशलाइज नहीं करना पड़ता है, दूसरी जनरेशन काफी लेट आती है अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ। आई नो मैं स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट जनरेशन यूजुअली विल ऑलवेज बी स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन. Okay, they would be able to specialize in certain aspects of life and their career far more efficiently than the previous generation. ये भी सच्चाई है, generally बोल रहा हूं मैं, this is just a general rule. लेकिन ये वाला रूल आज की जनरेशन में, आज के टाइम में बहुत तेजी से टूट रहा है, बिकॉज हम इतनी तेजी से एडवांस कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। विच इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो बहुत अच्छी खबर है, इकोनॉमी बढ़ती है तो सभी का स्टेटस बढ़ता है, अच्छी बात है। लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि जो स्पेशलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा 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 अमीर ही होते चले जाएंगे।
और उन वाली फील्ड्स में जॉब लग पाना किसी भी इंसान के लिए और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो पैसे कमाने के लिए एक अच्छी जॉब लग पाना और उसमें एक्सेल कर पाना मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। कोई टेंशन नहीं, तुम बिजनेस कर लो ना यार। इंडिया में, पूरी दुनिया से अब हम इंडिया पर ही आ जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज निकाल रही है स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे पास एक आइडिया है, उससे स्टार्टअप बना लो, गुड जॉब। लेकिन अगर तुम इस चीज के बारे में ध्यान से सोचते हो ना, तो सेम ही रूल, ये जो स्पेशलाइजेशन वाला है, ये यहां पर भी एग्जिस्ट करता है और यहां पर और ज्यादा ब्रूटल तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप और एक लॉन्ग रनिंग बिजनेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारे सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, अगर मेरे को उसका लिंक मिल गया तो मैं तुम्हारे को शेयर भी कर दूंगा। उसमें लिखा था कि जितने भी स्टार्टअप शुरू होते हैं उनमें से 90% फेल हो जाते हैं, और उन 90% में से जो 10% है वो तो फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं। सेकंड ईयर पहुंचते पहुंचते वो 30 से 40% नंबर हो जाता है, और थर्ड ईयर में बाकी के 90% तक के सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। गवर्नमेंट 7 साल तक का तुम्हारे को टैक्स बेनिफिट देती है स्टार्टअप शुरू करने में, ये तुम्हें शायद ना पता हो, लेकिन फेल तुम्हारा 3 साल में ही हो जाता है अगर फेल होना होता है तो। चौथे साल तक बहुत कम स्टार्टअप्स पहुंच पाते हैं। तो यहां पर भी टॉप 10 वाला रूल ही आ गया, और बल्कि अगर तुम्हारी जॉब होती है तो तुम्हारे को टॉप 10 में रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। या तो सर्वाइव करने के लिए ही तुम्हारे को टॉप 10 पर रहना पड़ेगा, वरना बंटा डार है, गए पैसे भी गया, टाइम भी गया, तुम्हारी कॉन्फिडेंस भी कुछ हद तक जाता है। वही है, शार्क टैंक वगैरह की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। एंटरप्रेन्योर बार बार गिर के खड़ा होता है। इन चीजों को ग्लोरीफाई करना, स्टार्टअप कल्चर को ग्लोरीफाई करना, अपने एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोरीफाई करना, ये सब बहुत अच्छी बात है, आई एग्री। बट एट द सेम टाइम इसकी डाउनसाइड्स और इसके रिस्क्स समझना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो सारी बातों की मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि अगर तुम मिडिल क्लास में हो, लोअर मिडिल या अपर मिडिल, किसी में भी, तो अगर तुम्हारे को मॉडरेटली रिच बनने का भी एक चांस भी चाहिए, ओके, बन जाना नहीं, उसको बन जाने का एक चांस भी चाहिए, तो भी तुम्हारे को अपनी फील्ड्स जिसमें भी तुम काम करने वाले हो बहुत ज्यादा सोच समझ के चुननी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा ध्यान से चुननी पड़ेंगी, और ऐसी फील्ड्स चुननी पड़ेंगी जिनके अंदर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक्सेल कर सकते हो। लेकिन मेरे भाई बात यहां ना खत्म नहीं होती है। मैं इस चीज का सॉल्यूशन बाय द वे वीडियो के एंड में बताऊंगा, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी के लिए प्लीज सुन लो, सारी की सारी रुकावटें सुन लो पहले अपनी, ओके। गुड न्यूज सबसे एंडिंग में दी जा सकती है, पहले रुकावटें और रिस्क समझ लो, यहां पर बात खत्म नहीं होती है। मैं ना एक बार को मान लेता हूं कि तुमने एक ऐसी फील्ड चूज कर ली जिसमें तुम 100% एक्सेल ही करने वाले हो, कंपटीशन को तुमने तहस नहस ही कर दिया मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे को ये बोल रहा हूं, एंड दिस इज वाई कि मैंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वीडियो के टाइटल में लिखा है, वरना तो यूल नेवर बी रिच में लिख देता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि तब भी तुम्हारा मॉडरेटली रिच बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट। कैसे? देखो, ये वाला केस पूरी दुनिया में सेम ही है, लेकिन मेरी ऑडियंस इंडियन है, तो इंडिया की ही बात मैं करने वाला हूं। इंडिया से शुरू करते हैं। किस किस ने बजट 2023 देखा है? देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा कोई टेंशन नहीं, सिर्फ उसका जो टैक्सेशन वाला पार्ट है ना, उसके हाइलाइट्स देख लो जाके, प्लीज इस वीडियो के बाद एक बार देख लेना। एंड उसको देखने के बाद अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत भी फाइनेंस का बैकग्राउंड होगा ना, तो तुम्हारे को 3 चीजें समझ आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट तुम्हारे को बताना चाह रही है, और गवर्नमेंट जिस चीज के अराउंड पॉलिसीज बना रही है ताकि वो तुम्हारा बिहेवियर, ओके, तुम्हारा कंज्यूमर और तुम्हारा इन्वेस्टर रिलेटेड बिहेवियर डिक्टेट कर सके। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो, नंबर 1 तो गवर्नमेंट अपने HNIs को बचाना चाहती है। HNI हाई नेटवर्थ वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं इंडिया के अंदर या किसी भी उसमें, वो अपने HNIs को बचाना चाहती है, जो कि अपनी इनकम को बचाने के लिए इंडिया के हाई टैक्सेस की वजह से दुबई जैसी जगहों में भाग रहे थे। मैं इस पॉलिसी से पूरी तरह अग्री करता हूं। हां, हमारे HNIs को हमें बचाने की जरूरत है, वरना इंडिया में टैक्स कौन देगा। और एक कर्व है, मैं उसका नाम भूल गया, एक प्रिंसिपल के मुताबिक जितना तुम टैक्स कम करो उतना ही तुम्हारे को टैक्स ज्यादा मिलता है।
ओके, सो अगर एचएनआईज का टैक्स तुम कम करोगे तो वो इस देश में रहेंगे और ज्यादा एचएनआईज टैक्स देंगे तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। आई एग्री विद दैट फिलॉसफी, बहुत अच्छी बात है, आई एग्री विद दिस पॉलिसी। और मैं ये भी बता रहा हूं गवर्नमेंट के पूरा बजट बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली देखे, इंडिया की भारत की इकोनॉमी के हिसाब से देखे बहुत अच्छा बजट है। इकोनॉमिकली भारत बहुत ज्यादा ग्रो करेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बजट। साथ में मैं ये भी बोल देना चाहता हूं कि मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं कि इसका बजट ऐसा, इसका बजट ये होता तो होता, नहीं 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 नहीं, मैं बस बजट की बात कर रहा हूं। अच्छा बजट है, पॉपुलस बजट नहीं है, अच्छा बजट है। तो पॉइंट ये है कि वो अपने एचएनआईज को बचाना चाहते हैं, हमारे देश के एचएनआई को बचाना चाहते हैं ताकि वो इस देश में ही रहे और बाहर ना भागे टैक्स के चक्कर में। तो उनका टैक्स उन्होंने कम किया है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन एट द सेम टाइम नीचे वालों को कुछ ऐसा खास नहीं मिला है। एक चीज मिली है और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम से बिल्कुल हटा देना चाहती है सभी लोगों को और न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लेकर ले जाना चाहती है। इसी वजह से ओल्ड टैक्स रिजीम के जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको सेम रखा गया है, यानी 5 लाख तक तुम्हारे को जीरो टैक्स देना है क्योंकि 12,500 का होता है, वो वापस आ जाता है। 7 लाख तक तुम्हारे को इतना देना है, 10 पर इतना देना है, वगैरह वगैरह। ओल्ड टैक्स रिजीम एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने रिबेट्स के जरिए ऐसा कर दिया है कि 7 लाख रुपए तक का अगर तुम्हारा इनकम होगा, बल्कि 7.5 ही ले लो, एनपीएस के 50,000 भी तुम बचा सकते हो, तो 7.5 लाख रुपए तक का अगर तुम्हारा इनकम है तो तुम्हारे को जीरो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि जो भी टैक्स तुम दोगे वो रिबेट में आ जाएगा। ओके, तो ये ओल्ड से न्यू की तरफ ले जाने का एक चक्कर है, नंबर 1। क्योंकि जो बंदा 6 लाख की सैलरी पर होगा और इंश्योरेंस वगैरह लेकर अपना टैक्स बचा रहा होगा ताकि उसको 5 से नीचे ला सके, वो बोलेगा क्या जरूरत है, मैं 7 लाख सैलरी में, 6 लाख सैलरी में हूं, मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाता हूं, ओल्ड से निकलता हूं, है ना, और वहां जाकर अपने पैसे बचाऊंगा, मेरे पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा रहेंगे साल के, कोई टैक्स नहीं देना उसमें, मेरे को इंश्योरेंस भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें फंसने वाली चीज ये है कि 7 लाख या 7.5 लाख के बाद हर एक स्लैब पर तुम्हारा फ्लैट टैक्स है, यानी कि चाहे तुम किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें तुम टैक्स नहीं बचा सकते हो। तो ये वेल्थ क्रिएट करने से, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होता था, तुम्हारा होम लोन चल रहा है, समझ लो, वेल्थ क्रिएट हो रही है, एक घर क्रिएट हो रहा है, एक एसेट क्रिएट हो रहा है। तुम्हारा इंश्योरेंस अगर तुमने लिया हुआ है, इंश्योरेंस मैं 7 लाख वाली में भी लेने के लिए बोलूंगा, लेकिन समझ लो तुमने टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, तो तुम सेफ हो, अपने फैमिली को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। या फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट चल रहा है पीएफ में, एनपीएस में, ईएलएसएस फंड्स में, जिससे कि तुम्हारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां वेल्थ क्रिएट हो रही है। इन सारी चीजों का इंसेंटिव एकदम से गवर्नमेंट ने छीन लिया 7 लाख की सारे इनकम वाले लोगों से। सोच के देखो, ज्यादातर लोगों की इनकम इससे कम ही है, बल्कि 5 लाख से भी कम है, लेकिन वो जो 5 से 7 लाख वाली इनकम वाले लोग हैं, ये सारे के सारे इंसेंटिव्स उनसे छीन ले गए हैं। और जो थोड़ा सा यंग बच्चा होगा ना, वो वैसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, अभी अभी उसकी जॉब वॉब लगी होगी, वो कुत्ते की तरह खर्चा कर रहा होगा। और गवर्नमेंट यही चाहती है, वो तुम्हार को, जो यहां 5 से 7, 8 लाख रुपए इनकम वाले जो लोग हैं, इनको कंज्यूमर्स बनाना चाहती है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली, क्योंकि कंज्यूमर्स होंगे तभी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये 5 से 7 लाख इनकम वाला ही जो ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा खर्चा करता है हमारे देश में, क्योंकि ये यंग है, इनको ज्यादा चीजें चाहिए, इनको चीजें अभी चाहिए, और ये कुत्ते की तरह पैसे खर्च करने को तैयार है। तो देख रहे हो, ये तुम्हारे को वेल्थ क्रिएट करने का जो तुम्हारा इंसेंटिव है, जो 5 से 7 लाख वाले लोग हैं, इनसे ऊपर की भी बात करूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए मैं इन्हीं पर हूं। तुम्हारा वेल्थ क्रिएट करने का जो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था, वो उन्होंने छीन लिया है। अब तुम बोलोगे भैया मेरा 7 लाख तक का वो है, मैं उसमें 2 लाख रुपए अभी भी इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं खुद कर लूंगा इन्वेस्ट। तुम समझे नहीं भाई, जब तुम ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो ना, तो तुम्हारा 3 साल के लिए पैसा लॉक होता है। वो तुम्हारा एक हैबिट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओके, कि ये करना ही करना है। और वो रिटायरमेंट फंड होता है, उसके, मुझे पता है मैं बात की बात बना रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस को तुम कम मत आको, एक माइंडसेट बनाने की इंपॉर्टेंस को। मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लो उस चीज के बारे में, अगर तुम्हारे को जानना है तो। और इस चीज को ऐसे देखो, अब थोड़ी सी बड़ी वाली इनकम पर चले जाओ।
8-9 लाख रुपए वाली जिस इनकम पर पहुंचकर इंसान अपना घर बनाने की सोचता है, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहता है तो वो काफी अपना टैक्स बचा सकता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल नहीं बचा सकता। और मेरे को भी पक्का पता है और तुम लोगों को भी पक्का पता है, ये जो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ पुश है ना, ये खा जाने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को कि ये हटा दो पूरे तरीके से। फ्लैट टैक्स दे दो या तो, ठीक है, या फिर तुम खर्चा कर लो। दोनों तरफ एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। ये वाला काम होने वाला है। इस वजह से ये लोग तुम्हारे को वेल्थ क्रिएट करने से रोक रहे हैं गवर्नमेंट। और ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तुम्हारे को ये लग रहा हो कि ये सिर्फ ये देखो ये हमारे को लूट रही है ये सरकार, सारी सरकारें ऐसा ही करती हैं। दिस इज हाउ दे शो द जीडीपी नंबर्स इन द इकोनॉमी। ओके, दिस इज हाउ इट्स डन। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो, स्पेंडिंग करो, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे टैक्स बचाने के लिए, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप टैक्स बचा ही नहीं सकते। तो क्या फायदा, उड़ा ही दो उस पैसे को। जब मेरा इन्वेस्टमेंट करके, अगर तुम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को कंपेयर करके देखोगे ना, मैं उसका एक चार्ट तुम्हारे को यहां दिखा भी देता हूं, ये देखो। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर तुम रहते हो, ओके, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स करके तुम जितना टैक्स बचा पाओगे ना हर एक टैक्स स्लैब में, उतना टैक्स तुम न्यू टैक्स रिजीम में बिना इन्वेस्टमेंट करके ही बचाओगे। तो ये फ्लैट टैक्स दे देने वाला जो सिस्टम है, ओके, ये है खतरनाक। तो मतलब आज की डेट में ओल्ड टैक्स रिजीम में रह जाने का तुम्हारा फायदा सिर्फ तब है जब तुम्हारी तीनों चीजें चल रही हो, ईएलएसएस, इंश्योरेंस और होम लोन। इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं चल रहा होगा ना, तो ये तुम्हारे को न्यू स्लैब में ले आएंगे, न्यू टैक्स रिजीम में ले आएंगे, जिसमें तुम ज्यादा टैक्स दे रहे होगे और ओल्ड का तुम्हारे को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो बात की बात यह है, गवर्नमेंट चाहती है आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो। एचएनआईज को खर्चा करने से फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसके ऊपर से उनको टैक्स ब्रेक भी मिल गए हैं अब, विच इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, गरीब कर नहीं सकता पैसा खर्च। 5 से 7-8 लाख वाली जो इनकम वाला होता है, इनको ये पूरी तरीके से निचोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, वो खर्चा करे, उसके बेसिस पर इकोनॉमी चले। लेट मी टेल यू, ये तो सिर्फ 7-7.5 लाख इनकम वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा स्क्रू अप जो हो रहा है वो हो रहा है 7 से 15, 16, 17, 18, 19 लाख वाली जो इनकम के लोग हैं उनके साथ, जिनमें तुम्हारा भाई भी आता है। हम लोग जो सही में अपने लिए हम लोग जो सही में एट दिस स्टेज पर, इस जगह पर, अपनी इस लाइफ स्टेज पर अपने लिए सही में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा और इतनी स्टैंडिंग हो गई है कि हम डेट का फायदा उठा सकें, तो हमारे को वेल्थ जनरेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है फ्लैट टैक्सेस के जरिए। तो फ्लैट टैक्स देना ही है तो खर्चा कर लो, अपने मोबाइल खरीद लो, ठीक है, कैमरे खरीद लो, मैंने भी कैमरा खरीदा है ठीक है, नए जूते खरीद लो और दुनिया भर के जुगाड़ खरीद लो, है। और एक चीज देखो, ये खरीद लो, ये आईपैड है, ये सब चीजें खरीद लो, ओके। तो ये वाला काम गवर्नमेंट हमारे साथ करवाना चाहती है और ये वाला काम हम कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये सारी चीजें तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हैं, ओके। अब तुम्हारे को मैं एक चीज बताता हूं। तुमने इस चीज, एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर था, उसने एक कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान एक बात बोली थी। एवरी टाइम यू गवर्नमेंट पीपल, यू पॉलिटिशियंस क्रिएट न्यू रूल्स, ओके, जब तुम पॉलिटिशियंस नए रूल्स बनाते हो बिलियनियर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिलियनियर्स से और ज्यादा पैसा निकलवाने के लिए, तब तुम असलियत में उस बिलियनियर का कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, क्योंकि उसके पास लॉयर्स की आर्मी है जिनका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इस इंसान के लिए मैं और ज्यादा टैक्स कैसे बचाऊं, इस इंसान का मैं और ज्यादा पैसा कहीं और जाने से कैसे बचाऊं। तब तुम बिलियनियर को स्क्रू अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके पास अंधी लॉयर्स की आर्मी है। तब तुम एक नॉर्मल आदमी जो कि उस स्टेज पर पहुंच सकता था, असलियत में उसको स्क्रू कर रहे हो। ये उसने डायलॉग बोला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुमने वो लॉ तो बना दिया, तुमने उस बिलियनियर के लिए बनाया, वो तो एक्सेप्शंस ढूंढ लेगा क्योंकि उसके पास अंधा पैसा, अंधी लॉयर है। लेकिन ये बंदा जो नीचे सही में वेल्थ बनाना चाहता था,
हाँ, और वो बिलियनर आगे चल के बन सकता था, उसका तुमने रास्ता बंद कर दिया इस नए रूल को बना के, क्योंकि इसके पैसे छीन लिए जाएंगे, इसके पैसों पर इसको नए रेगुलेशंस के हिसाब से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इसका ज्यादा, अगेन मैं टैक्स सिर्फ एक अंब्रेला टर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसके पास से पैसा जाएगा। ओके, सो इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसके अलावा जो अमीर लोग हैं ना, ठीक है, there are conspiracy theories around the world, but when you see what is happening around the world, energy price is rising, ठीक है, और उसके पीछे वॉर का दोष है, ये है वो है, बट these people ग्रीन एनर्जी पर तुम काम करो, ये सब चीजों पर जो अमीर बन गया, इसमें तुम देश वगैरह कोई बात कर लो, अमेरिकन देश और ये सारे के सारे देश ग्रीन एनर्जी पर ये बन गए हैं, लेकिन अब जब इन्होंने अपनी एमिशंस कर ली हैं, अब ये आकर हमारे को समझा रहे हैं जो डेवलपिंग देश है, इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, इंडिया तो फिर भी बहुत आगे है, बट अफ्रीका की तरफ देखो कि नहीं, तुम्हारे को जो होता है कार्बन एमिशन अपनी कम करनी पड़ेगी, वरना टू बैड सो सैड, हम कुछ वो नहीं करेंगे। और ये सिर्फ देश लेवल पर नहीं हो रही है, ये वाली चीज बहुत छोटे लेवल पर इंसान टू इंसान में हो रही है। Amazon जैसा बिजनेस, ओके, ये लोग अमेरिका में किस चीज पर फेमस हुए? इन्होंने कुत्ते की तरह गत्ते यूज किए, ठीक है, सारे के सारे अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए। इन्होंने सारे के सारे अपने ट्रक्स यूज करे जब पेट्रोल वगैरह और एनर्जी वगैरह बहुत ज्यादा सस्ती थी। ये पूरे तरीके से बड़े हो गए, और भी कई इन्होंने चीजें की, ठीक है, सस्ती एनर्जी का यूज करके, सस्ती चीजों का यूज करके, हर एक डिपार्टमेंट में अपना काम सस्ता इनका हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ग्रीन एनर्जी रिलेटेड रूल्स बन रहे हैं, तुम ई रिक्शा और जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही सिर्फ डिलीवरी कर सकते हो, तो जो छोटा आदमी है वो इलेक्ट्रिक वाला व्हीकल खरीद ही नहीं पाएगा, वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। ओके, ये अमेरिका में प्रॉब्लम है। इंडिया में भी जो Amazon वगैरह है वो आजकल बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए। जो छोटा आदमी है, जो अपनी अभी अभी लॉजिस्टिक सर्विस शुरू कर रहा है, वो कैसे कर पाएगा ये वाली चीजें? वो जैसे ही मिलियनेयर से ऊपर बढ़ेगा ना, क्योंकि Amazon के पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो उनके पास पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए मिलियनेयर से और ज्यादा ऊपर स्टेप चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तुम समझ रहे हो, तुम्हारे को सिस्टमैटिकली अमीर बनने से रोका जा रहा है। दीज बिलियनर्स एंड दीज पीपल हैव मेड दिस क्लब, ओके, and they're making rules only for themselves. It's like elite is making this utopian, these elites have this utopian vision for the world and they're just हमारे मुंह पर थोप रहे हैं ये वाले चीज को, ओके, एंड ये वाली चीज हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही है, which again this is exactly why you will never be rich. तो इस लूप होल से कैसे निकले? I mean, think about it. Even buying a car is getting expensive. मतलब जो पेट्रोल कार होती है और जो इलेक्ट्रिक कार होती है, उसके प्राइस में डिफरेंस देख लो कितना होता है। और अभी तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम पेट्रोल कार ले सकते हो, लेकिन अगले 5 से 7 से 8 सालों में you won't have any choice. I'm promising you about this. ओके, और तुम्हारे को महंगी कार्स लेनी पड़ेंगी, तो जो नीचे स्ट्रैटा का बंदा है उसके लिए कार्स लेनी मुश्किल हो जाएंगी। उसका मतलब क्या होगा? दीज कंपनीज विल नाउ हैव न्यू एवेन्यू टू सेल कार्स एज अ सर्विस। यू वोंट ओन अ कार, यू वोंट ओन अ हाउस, क्योंकि रेंटिंग मेक्स मोर सेंस, है ना? यू वोंट ओन एनीथिंग एंड यू विल स्टिल बी हैप्पी। Think about it. Not owning anything in your entire life. This मेरे को चक्कर आ जाते हैं जब मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं। तो इससे निकलने का तरीका क्या है? जैसा कि मैंने बोला, तुम आखिरी जनरेशन हो जो आज इस वीडियो को देख रहे हो, जिसको अमीर बनने का मौका तक मिलने वाला है। कुछ खर्चा मत करो, सिर्फ अपनी सैलरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। डोंट बाय न्यू स्टफ, दिस मोबाइल फोन्स, दैट एक्स्ट्रा स्पेशल 1.5 लाख रुपए वाला आईफोन या सैमसंग S22 या नया जूते जो तुम्हारे को 12,000 रुपए के दिख रहे हैं, या फिर कपड़ों की शॉपिंग तुम्हारे को रिलायंस ट्रेंड्स पे करने या ज़ारा पर जाना है। सरोजनी का नाम सुना है? ठीक है, सो
ये सब चीजों पे खर्चे, पहले तो मटेरियल चीजों पे बिल्कुल खर्चे करना बंद कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीजों पे खर्चा करना तुम्हारा इंसेंटिवाइज कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि तुम इन चीजों पे खर्चा करो, तो सबसे पहले तो वो काम नहीं करना है। ओके, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कुत्ते की तरह इन्वेस्टिंग सीखो और कुत्ते की तरह इन्वेस्ट करो। सिर्फ और सिर्फ वो तरीका है जिसकी मदद से तुम पैसा अपना बढ़ा पाओगे। उसके अलावा अगर तुम्हारे को सही में कोई चीज सही में खरीदनी है, ओके, तो दिस इज समथिंग दैट हैज वर्कड आउट फॉर मी फॉर द लास्ट 5 to 6 years। जब भी कोई चीज खरीदनी है, उस चीज की कंपनी देखो और उस कंपनी के जाके स्टॉक्स खरीदो। उस कंपनी के स्टॉक की मदद से उस चीज को खरीदो, वरना मत खरीदो। मैंने एनवीडिया का 3090 खरीदा था। मैंने उस समय एनवीडिया के स्टॉक में 2021 की बात है, जब कुत्ते की तरह एएमडी और एनवीडिया दोनों बढ़ रहे थे। ओके, मैंने उस समय जाके एनवीडिया के स्टॉक्स खरीदे थे। मैंने 1 लाख रुपए के खरीदे थे। मैंने 150% का रिटर्न कमाया था। मैंने 3090 उसी पैसों से खरीद लिया, सारे बेच भी दिए। सेम ही चीज मैंने अपने कैमरा के साथ की है। सेम ही चीज मैंने अभी इसके साथ की है। अगर तुम्हारे को नहीं पता हो तो पिछले 1 महीने में नैस्डैक एज एन इंडेक्स, जो कि यूएस का टेक इंडेक्स है, अराउंड 25% से ऊपर गया है, और एप्पल भी बहुत तेजी से ऊपर गया है। Amazon ने लिटरली शायद 30, 35, 40% रिटर्न दे दिया है। टेस्ला 80% ऊपर बढ़ चुका है। ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स मेरे पास हैं। टेस्ला का स्टॉक मेरे पास क्यों है तुम समझ जाओ। बाय द स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी फ्रॉम विच यू वांट बाय स्टफ। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घटिया कंपनी और घटिया टाइम हो स्टॉक का लेने का, तुम तब खरीद लो। दिस इज वाई लर्न इन्वेस्टिंग। उस चीज को खरीदने का सही टाइम सीखो, उसको खरीदो। मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है वगैरह वगैरह, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, थोड़ा सा। इस तरीके से तुम्हारे को चीजें खरीदनी है, अगर खरीदनी हो तो। दिस इज द ओनली वे यू आर गोना बी रिच एंड कंफर्टेबल। अदरवाइज तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है कि तुम 65-70 की उम्र तक भी काम कर रहे होगे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये कंज्यूमर सेंट्रिक वर्ल्ड, जिसमें गवर्नमेंट्स एंड दीज रिच पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर वल्चरस, ओके, एंड और ज्यादा शार्प होते जा रहे हैं, और ज्यादा कंट्रोलिंग होते जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट चांस दैट यू हैव। उसके बाद जो अपर लेवल की जो सीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा नॉन रीचेबल हो जाएगी, वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे तुम आज की डेट में सिर्फ इन्वेस्टिंग वगैरह करके अमीर हो सकते हो ना, तुम्हारे बच्चों को वो चांस नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि वो वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, हर एक चीज़। तो या तो उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया टॉप 10 परसेंटाइल में रहना ही जरूरी है, वरना तुम नहीं कर सकते। तब वो अमीर हो सकते हैं अगर उनका बिजनेस चल गया तो, वरना फिर दे विल ऑलवेज बी कंज्यूमर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है दे वोंट बी हैप्पी। जैसा मैंने बताया, यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी, बट इज दैट रियली हैप्पीनेस, दैट मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो सिर्फ ये छोटी छोटी चीजों को लेकर खुशी आ जाती है? थिंक अबाउट इट एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताकर जाओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में। आई लाइक माई न्यू iPad, आई एम जस्ट यूजिंग इट टू मेक अ पॉइंट, बट दिस इज़ अ गुड डिवाइस। इफ़ यू वॉन्ट me to make a review for it, go ahead, do tell me. Really appreciate you giving me your time. I hope कि तुम अपने आप पर काम कर सको, नए स्किल्स सीख सको, अपनी सैलरीज वगैरह बढ़ा सको और उन्हें इन्वेस्ट कर सको। बेकार की चीज़ें मत खरीदना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ। आई होप यू ऑल गेट रिच एंड बाय बाय, टाटा, सी यू, पीस।